बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रुखसती के बाद मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मुझे लगा था कि आज रात की बजाय कल रात मेरी सुहाग रात होगी, मगर जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरा शौहर मेरे पास आया और फिर उसने ट्रेन में ही। मेरा नाम समन है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे बाबा ने मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। हम लोग गरीब घराने से थे। मेरा एक छोटा भाई और एक मैं ही थी। शादी से पहले तो मैं अपने दिल की कोई चीज़ ले नहीं पाई थी, तो मेरी अम्मा ने मुझसे यही कहा कि अब मैं अपने दिल की सारी ख्वाहिशें अपने शौहर के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मेरा शौहर मेरी ख्वाहिशों का मान रखेगा और मुझे समझेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को यहाँ से शादी का जो भी सामान दिया जाता था वो उसमें तरह तरह की कमियाँ निकालते थे और मेरे बाबा से और चीज़ों की मांग करते थे। मैंने कई बार बाबा से कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन बाबा का कहना था कि वो लोग ऊंचे ख़ानदान के हैं, थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे एक ऐसे ही ख़ानदान में ब्याहना चाहता हूँ। जब तेरी शादी हो जाएगी तो कोई झंझट नहीं रहेगा, तुम खुद उस घर की बहू बन चुकी होगी। मैं तो शुरू से ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले शौहर और उसके ख़ानदान वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नज़र में पसंद कर लिया। वो लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर एक शहर में रहते थे, इसलिए बारात हमारे घर पर आई थी। मेरे बाबा शादी के इंतज़ामों को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन सब चीज़ें ठीक से हो गई। मेरी शादी आज़र के साथ होगी और मैं रुखसत होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने शौहर का चेहरा देखने का कर रहा था। मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरे ससुराल की जो औरतें थीं, मेरी सास, नंदे और बाकी के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने शौहर की एक झलक तक देख न पाई थी। फिर मैंने ख़ुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की बात है, अभी हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो मेरा शौहर मेरे पास आ ही जाएगा, इसलिए मुझे कुछ घंटे तक सब्र रखना होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती थी। थोड़ी ही देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग अपने बुक किए हुए डब्बों में बैठ गए, लेकिन अभी भी मेरी सास और नंदे मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठा और ज़रा अपना चेहरा मुझे भी दिखा, मैं अपने आज़र की दुल्हन देखूं। उनकी बात पर मैंने ऐसा से सर हिलाया और फ़ौरन ही घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास, नंदे और जो रिश्तेदार थे कहने लगे, माशाल्लाह बिल्कुल चाँद जैसी है। हमारे आज़र के नसीब खुल गए। इस पर फ़ौरन मेरी सास कहने लगी, नसीब तो इसके खुल गए हैं जो मेरा आज़र इसे मिला है, वरना इससे अच्छों को मेरा आज़र नहीं मिला। मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, आज़र का हमेशा ख्याल रखना, उसी कभी बात मत टालना, वो जैसा कहे चुपचाप वैसा ही करना, वो तेरा शौहर है, उसे खुश रखना, समझ आया? और ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर तू उसे खुश रखेगी तो वो भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। थोड़ी ही देर में मेरे ससुर भी डब्बे में आ गए। मेरी सास से कहने लगे, अच्छा हुआ जो सब अच्छे से निपट गया। मेरी सास कहने लगी, हाँ इंतज़ाम तो इसके बाप ने ठीक ठाक ही किया था, लेकिन ये जो डब्बा बुक किया है ये कुछ सस्ता नहीं लग रहा। अगर कोई अच्छा सा डब्बा बुक करा देते तो क्या ही अच्छा होता। मेरे ससुर कहने लगे, क्या बातें लेके बैठ गई हो। वो कहने लगी, हाँ तो हम ऊंचे ख़ानदान के हैं, हमारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े वगैरह भी देखना बाकी है। अगर मुझे ज़रा सी भी किसी चीज़ में कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर सारी भरवाई करवा लूँगी। मेरी सास की बातें सुनकर मेरे ससुर चुपचाप हमें अपना सर हिलाकर डब्बे से बाहर चले गए। फिर वो अपनी बेटी यानी मेरी नंद को कहने लगी, चलो अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। अब किया भी क्या जा सकता है, जितना मिला है उतने में ही सब्र रखते हैं। मुझे अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगीं, लेकिन मैंने सब्र का घूंट पी लिया और चुप रह गई। फिर मेरी सास मुझे कहने लगी, मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं, मेरे पैर दबा दो। आखिर मैं भी तो बहू के होने का कुछ फ़ायदा तो उठाऊँ। मेरी सास ने फ़ौरन ही अपने पैर मेरी गोद में रख दिए।
मैं चुपचाप उनके दोनों पाँव को दबाने लगी। वो बड़े आराम से अपना सर टिकाकर आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और मैं दिल में सोचने लगी कि मैं अपने शोहर से मिलने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़े। अब तो काफ़ी रात हो गई है, फिर ये लोग मेरे डब्बे से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अब इस सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इसी ख़ानदान में ब्याह कर जा रही हूँ, तो ये सब तो होता ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने कहा, चल अब बहुत खिदमत करवा ली, अब मेरे बेटे की खिदमत करना। इसके बाद वो मुझसे कहने लगी, देख अपने इन सारे ज़ेवरात का ख़याल रखना, कोई ज़ेवर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो मेरे डब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी सुख का सांस लिया, अपना घूंघट हटाकर साइड पर रखा और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर के खूबसूरत नज़ारे मुझे सुकून दे रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। बाहर की हरियाली चांदनी रात में जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को बहुत ठंडक पहुंचा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। मेरे दिल में ख्याल आया, काफ़ी देर होगी लेकिन मेरे शोहर अभी तक मेरे पास नहीं आए। मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे दरवाज़े पर आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे शोहर आ रहे हैं। मैं फ़ौरन ही सीधी होकर बैठ गई और अपने घूंघट को आहिस्ता से ओढ़ लिया। मेरे शोहर अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सहरा उतार कर एक साइड पे रखा। मैंने सोचा वो मुझे कुछ न कुछ कहेंगे तो मैं अपने शोहर की आवाज़ सुनूंगी। जब मैंने अपने शोहर को देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो देखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा मैं शोहर चाहती थी मुझे वैसा ही मिला था। खुदा ने मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी दिया था। वो न सिर्फ शक्ल से अच्छे थे बल्कि उनका कद काट भी लंबा चौड़ा और मजबूत था। और फिर रात को कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब मुझे अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं फ़ौरन ही उठ बैठी। मैंने देखा तो मेरे शोहर डब्बे में नहीं थे। मैं समझ गई कि वो फ्रेश होने के लिए चले गए। मैंने फ़ौरन ही अपने कपड़े बदले और ख़ुद को दुपट्टे से ढक कर बैठी रही। मेरी सास और नंदे ससुर वगैरह मेरे डब्बे में आ गए। वो न जाने किस बात से बुरी तरह परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उनसे दुआ सलाम किया। मेरी सास कहने लगी, तेरे ज़ेवरात तो सलामत है ना? उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस वक्त मेरे जिस्म पर एक भी ज़ेवर नहीं था सिवाय एक लॉकेट के। मेरे शोहर ने रात के वक्त मेरे सारे ज़ेवर उतार दिए थे। मेरी सास ने फ़ौरन ही मुझे टटोलना शुरू कर दिया और ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर एक भी ज़ेवर नहीं था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाती उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उस चोर ने न सिर्फ हम लोगों को लूट लिया बल्कि वो बहू के सारे ज़ेवर भी ले गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। मैंने तो बहू के ज़ेवरात को देखकर न जाने कितने ख्वाब देख लिए थे कि इन ज़ेवरात को पहनकर अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और उनको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी इतने महंगे महंगे ज़ेवरात हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। रुपए पैसे कपड़े वगैरह थे, हम तो लुट गए। मेरी सास मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? तू आखिर कर क्या रही थी जो तुझे वो तेरे ज़ेवरात उतार कर ले गया? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी सास को मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुरों ने बार बार मना कर रहे थे कि वो इतना ज़्यादा हंगामा ना करें, क्योंकि बाकी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, मगर मेरी सास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेरी सास कहने लगी, मुझे तो लगा कि इस बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये तो नहुसत निकली। अभी ये हमारे घर पहुँचे भी नहीं तो हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं इसे अपने आज़र के लिए ब्याह कर नहीं लाती। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा न जाने कितने का नुकसान हो गया। अब तू देख मैं तुझे आज़र से कहकर कैसा जलील करवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और सोचने लगी कि मेरा शोहर मेरी सास की बातों में आकर अब मेरे साथ न जाने कैसा बर्ताव करेगा। अभी तो उसके साथ गुजारे हुए मीठे पलों की याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी। अब मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। मेरी सास बोली कि लेकिन ये लड़का इतना लापरवाह है, क्या बताऊं। तभी दो आदमी मेरे डब्बे में घुस आए। उनमें से एक आदमी के जिस्म पर सिर्फ बनियान और कच्छी पहने हुआ था, जबकि उसके बदन पर और कोई कपड़ा नहीं था। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो शराब के नशे में डूबा हुआ है, क्योंकि वो सही खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी एक आदमी से मेरी सास कहने लगी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहने लगा, ये
ट्रेन के बाथरूम में इसी तरह पड़ा हुआ था। इस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसके कपड़े भी उतार लिए और इतनी महंगी शेरवानी हमने इसके लिए ख़रीदी थी, वो चोर इसकी शेरवानी को लेकर फ़रार हो गया। मैं ये सब सुन रही थी, तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख हाज़र, तेरी बीवी ने कितनी बड़ी लापरवाही की है। इसने अपने सारे ज़ेवरात उस चोर के हवाले कर दिए। अरे जब वो चोर इसके ज़ेवरात लेकर जा रहा था, इसे शोर मचाना चाहिए था, लेकिन ये न जाने कौन सा नशा करके सोई थी, इसे कुछ भी पता नहीं चला। मेरी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैंने आहिस्ता से नज़र उठाकर उस आदमी को देखा जिसे मेरी सास हाज़र कहकर पुकार रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो हाज़र और मेरा शोर कह रही थी, वो इंसान वो था ही नहीं जिसने मेरे साथ कल रात सुहाग रात मनाई थी और जिसे मैं अपना शोहर समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। ये तो एक मोटा सा आदमी था जो नशा किए हुए था। उसे देखकर मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। साथ ही साथ मैं ये सोचकर परेशान हो गई, अगर इनको ये बात पता चल गई कि वो चोर मेरे साथ वो सब कर गया जो उनके बेटे को करना चाहिए था, तो ये लोग मेरा न जाने क्या हाल करेंगे। तभी वो दूसरा आदमी कहने लगा, ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा, ये बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर ने फ़ौरन ही हाज़र के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर ली होती। कल की रात तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी। बहू का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो नशे की ऐसी लत लगी है कि इसके आगे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुमने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा कि पूरी रात वो अकेले तेरे बिना कैसे काटेगी। वो कितनी बेसब्री से तेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन तुझे तो किसी की फ़िक्र ही नहीं। ये सब तेरी माँ के लाड प्यार की वजह से हुआ है, उसी का नतीजा है। तू किसी की बात नहीं सुनता। मेरे ससुर ने जब ये कहा तो मेरी सास ससुर पर चीख कर कहने लगी, ख़बरदार जब मेरे बेटे से कुछ भी कहा। अगर मेरी बहू ने इन चीज़ों का ध्यान रखा होता तो आज हमारा लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, ये एक रात में क्या से क्या हो गया। चोर ना सिर्फ मेरे ज़ेवरात ले गया, बल्कि मेरी इज़्ज़त को भी लेकर चला गया, और ऊपर से मुझे इतना बेकार शोहर मिला है कि मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया, वो चोर जब मेरे ज़ेवरात उतार रहा था तो उन्हें एक छोटी सी पोटली में रखता जा रहा था। शायद वो इसीलिए ऐसे कर रहा था ताकि मेरे साथ वो सब करने के बाद वो पोटली लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाए। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मुझे एक लाल रंग का कपड़ा सीट के पास नज़र आया। मैंने उस कपड़े को खींचा तो वही पोटली थी जिसमें सारे ज़ेवरात रखे हुए थे। मैंने पोटली को खोला तो उसमें सब ज़ेवरात मौजूद थे। मेरी सास एक लालची औरत की तरह इन ज़ेवरात को मुझसे छीन लिया। उसकी आंखें चमकने लगीं। वो खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, ज़ेवरात तो चोरी नहीं हुए। मैं अब तक किसी सोच में मरी जा रही थी कि मेरे लाखों के ज़ेवरात कहाँ चले गए। शुक्र है कि मेरे लाखों के ज़ेवरात को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरे शोहर की कमाई से बनवाए हुए ज़ेवरात पर ये कैसे बेशर्मी से अपना हक जमा रही है। इसके बाद वो मुझसे कहने लगी, जब तुझे पता था तूने ये ज़ेवरात पोटली में छुपा कर रखे हैं तो अभी तक बताया क्यों नहीं। मैं कब से इनके लिए इतनी परेशान हो रही थी, मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, इसके बाद ही तू बताती। मैंने आहिस्ता से कहा, माँ जी, मैं कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। मेरी ये बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी, तू मुझे जवाब देती है, ख़बरदार जो मेरी बात का जवाब दिया। मेरे ससुर ने फ़ौरन ही मेरी साइड लेते हुए कहा, बहू गलत क्या कह रही है, तुम तो इसे इतनी देर से बोलने भी नहीं दे रही थी, तो आखिर वो बेचारी क्या करती। हमें बहुत समझदार बहू मिली है, इसने पहले ही अपने ज़ेवरात को उतार कर एक तरफ हिफाजत से रख दिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद वो चोर सारे ज़ेवरात भी लेकर फ़रार हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर कर देखने लगी, फिर कहने लगी, अब जो हुआ सो हुआ। रुपए कपड़ों का नुकसान तो हो ही गया, अब क्या किया जाए। ये सब भी इसके मनहूस कदमों की वजह से हुआ है। मैंने कहा, अब क्या किया जा सकता है, क्या पता था चोर ऐसा कर जाएगा। जो भी हुआ, आखिर मैं हूँ तो आपके घर की बहू, आपके घर की इज़्ज़त, मेरा नाम आपसे जुड़ गया है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपनी सास पर उसी बात का पलटवार किया जो उसने मेरे लिए कही थी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा थी कि एक चोर मेरे साथ वो सब कर गया, लेकिन अब मैं शर्मिंदा नहीं थी। मैं सोचने लगी, इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से करवा दी गई जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता। कम से कम एक बार सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला, जिसे मैं अपने अंदर महसूस करके जी सकती हूँ।
चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो असली मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया ये मोटा आदमी कभी नहीं दे सकता। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को उसी जैसा आदमी मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत जो मुझे ऐसा शोहर मिला। कम से कम मेरी पहली रात तो ख़राब नहीं हुई। उस चोर ने मेरे साथ इतनी वफ़ादारी तो निभाई कि इसने मेरे साथ वो सब करने के बाद मेरा एक भी ज़ेवर लेकर नहीं गया। यही सोचकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। तो मेरी सास कहने लगी, तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, दरअसल मैं खुश हो रही हूँ कि हमारे ज़ेवर बच गए। अब आप अपने रिश्तेदारों में इन ज़ेवरात को पहनकर आराम से जा सकती हैं। मेरी सास कहने लगी, हाँ तू ठीक कह रही है। इसके बाद वो सब लोग मेरे डब्बे से चले गए। मेरा शोहर भी ससुर के साथ डब्बे से बाहर चला गया और मैं एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी और दिल ही दिल में गुनगुनाने लगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।